नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल द वन स्टेप विद मी में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहला टॉपिक अभी जो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए ये गवर्नर जनरल है, जिसे कि हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खास करके पीसीएस में ये बहुत ही फेवरेट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करें पहला क्वेश्चन की, इसमें जैसा कि बताया गया है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है इसका। पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि पहला रॉबर्ट क्लाइव जो है प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ के नहीं थे। बात कर लेते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये विवादास्पद क्वेश्चन रहा है, क्योंकि जो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए वो इसमें नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो स्टार में इसका बताया गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर दिया हुआ है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। तो इसमें से भी इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है वो ई नंबर दिखा रहा है। बात कर लेते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में बताया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसका कोड के अनुसार उसका करेक्ट आंसर अपने को बताना है। तो पहला दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत का आगमन, इलाहाबाद की संधि, या फिर आपको जो दूसरा दिया हुआ है बक्सर का युद्ध, वारन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, या उपयुक्त घटनाओं के आधार पर क्रमानुसार निम्नलिखित को कूट के हिसाब से सजाना है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें देख लीजिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला जो है सो 3, 1, 2, 4 को इस तरह से आप करेंगे तो यह देखिए इस तरह से दिया गया है। बक्सर का युद्ध सबसे पहले हुआ था, जो हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764 को। उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 3 मई 1765 को। और इलाहाबाद की संधि की बात कर लें तो यो अगस्त 1765 में हुआ था। और वारन हेस्टिंग्स का भारत गवर्नर बना था ये 1774 में। आपको बताते हैं ये इलाहाबाद की संधि 2 हुआ था, 12 और 16 अगस्त को 2 डेट में किया गया था इलाहाबाद की संधि। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है। इसमें जो दिया हुआ इसका सही नहीं है वो कौन सा कथन देखना है। तो पहले देख लेते हैं, करेक्ट आंसर आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संग्रहित किया था। तो ये ऑप्शन जो है इसका, ये ऑप्शन आपको जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो पूछ रहा है सही नहीं है। तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो बता रखा है इसमें, अगला क्वेश्चन का बात कर लें, इसमें आ जाते हैं आप यहाँ पे 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य की बात किया जाए तो वो लॉर्ड क्लाइव था, जो 1757 के प्लासी के युद्ध में के बाद से ही जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ा था, तो ये उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव। तो यही इनको संस्थापक माना जाता है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का जो लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध से उपरांत बंगाल का जो ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ा था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकोष्ठ सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। जो वारन हेस्टिंग्स जो है ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के बारे में कहे थे। ये कौन था? वारन हेस्टिंग्स। ये इसका ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 9 में, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस की नीति। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ही रिंग फेंस की नीति का प्रतिपादन किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देख लेते हैं
10 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है निम्न में से बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली गवर्नमेंट को समाप्त किया था। तो बंगाल में द्वैत प्रणाली समाप्त करने का जो बात किया था किनके द्वारा किया गया था, ये किया गया था वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। और अब इनके बारे में कुछ अगर डिटेल देख लें तो यहाँ पे दिया गया है वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद में एवं उसके प्रावधान को या दी और स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लिए थे। और वारन हेस्टिंग्स ने ही दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान और सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली की अगर बात कर लेते हैं तो ये हो जा रहा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये द्विसदनीय प्रणाली लागू की गई थी। अब बात कर लें क्वेश्चन 12 की, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। जिसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो होगा वारन हेस्टिंग्स पर ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें क्या बताया गया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स, जो सी नंबर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 में दिया गया भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो भारत में इसका की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ डिटेल में। तो इसमें दिया गया है दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय का प्रदान की गई थी। नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने ही रखी थी। इस व्यवस्था में वारन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1773 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत की प्रस्तावित सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो ये जो है ये किए थे आपको कॉर्नवालिस ही जो है भारत में सिविल सर्विसेज का जो है शुरुआत किया था। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा प्रवर्तन किनके द्वारा किया गया। तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो इनका कब्र जो है गाजीपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, गाजीपुर में अवस्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1797 ईस्वी तक रहा था। 30 जुलाई 1805 को से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत का इस्तेमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र भी स्थित है। अब बात कर लेते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बताया गया है जो लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो बताना है लॉर्ड वेलेजली कौन सा कथन लागू नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत ऑप्शन रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं लागू होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 19 की। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय ही थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बना था। अब इनके बारे में कुछ और अगर देख लें तो इस यहाँ पे दिया गया है मराठा के बारे में। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया को संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की
संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेज के साथ ही की गई प्रथम सहायक संधि थी। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें बताया जा रहा है 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये जो हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुए थे बसीन की संधि, जो कि 1802 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना था? तो वो थे अवध के नवाब, जो पहला सहायक संधि को स्वीकार किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड वेलेजली के काल में ही किया गया था। तीसरा तो 23 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किनके द्वारा सहायक संधि नहीं किया था? इंदौर के होलकर राज के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। बात कर लेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो ये आपको थे हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने पहला सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो अपने को इसका जो सही कालानुक्रम है उसको पता करना है, जो कि उसके काल में हुआ था। तो पहला जो है आपको ए नंबर से रहेगा सही, 1 2 3 4 ये एकदम क्रम में ही दिया गया है। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर की संधि, तीसरा अवध की, चौथा सिंधिया की। अब बात कर लेते हैं इसके व्याख्या के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की। भारत राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया था? तो ये किया था आपको लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। इससे अंग्रेज सत्ता का श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता का स्थापित हो गई थी। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें बताया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था संधि का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से करना चाहते थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहले देखना है बक्सर का युद्ध जो 1764 दिया गया है, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना ये 1813। बात करें सही नहीं का, तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका निकल के आएगा वो हो जाएगा बी सहायक संधि, जो इसमें 1863 में दिया गया है, ये इसका गलत आंसर रहेगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 की, इससे पहले थोड़ा व्याख्या देख लिया जाए तो बेटर रहेगा। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों को भय को समाप्त करने का उद्देश्य वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 1798 में, जबकि वहाँ 1763 में किया गया था, इसलिए वो क्वेश्चन गलत था। अब इसके सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद जो 1798 में प्रथम था, बक्सर का 1764 में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया था, तथा ब्रिटिश सरकारों तथा कंपनियों के लिए भारत सरकार का खोला जाना 1813 में सम्मिलित है। इस प्रकार विकल्प भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं तो गलत आंसर रहेगा। बात कर ले रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बता रहा है कि उस समय जब नेपोलियन को यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों के किस एक ने भारत ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो ये करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ही जो था उस समय में यहाँ पे ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था आपको लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल का काल 1813 से 23 में हुआ था, जो कि 1815 में
कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को किया गया था, जो 15 को लेखाबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 में कहा गया सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। सुगौली की संधि 1815 में सही हुई थी। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, तीसरा लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी में दिया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कार्नवालिस लॉर्ड कार्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से मैच नहीं करता। ये उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा व्याख्या के बारे में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ना कि कार्नवालिस के समय में हुआ था। अतः विकल्प डी इसका सही आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो ये करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, तो लॉर्ड हेस्टिंग से ये संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इसमें बताया जा सर टॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर रहे हैं। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास से गवर्नर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा 1820 से 1827 के बीच में सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो 35 नंबर का है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस वर्ष गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ले लिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तो ये हैं लॉर्ड कार्नवालिस ही हैं जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, जिसमें दिया गया है कि ठगों का दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था। तो कौन संबंध था ठगों के दमन से, तो वो था आपको कैप्टन सिलीमैन। ठगों के दमन के लिए कैप्टन सिलीमैन उससे संबंधित था, और ये इसका करेक्ट आंसर 37 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो कैप्टन सिलीमैन, जैसा कि ऊपर में क्वेश्चन पहले आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है। 38 हो गया। 39 क्वेश्चन नंबर देखना आपने। 39 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। तो सती प्रथा पाबंदी की बात कर रहा है, तो ये पाबंदी लगाया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। तब याद रखना सती प्रथा की जब बात आएगी तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कितने बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें दिया सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो सती को गैर कानूनी घोषित करने वाले जो थे विलियम बेंटिक ही थे, जिन्होंने सती को गैर कानूनी घोषित किया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41 के विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा विलियम बेंटिक सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। तो ये सीखे थे 1829 में। विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। और इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो वो रोका गया था आपको 1789 में रोक दिया गया था। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। तो किस रीति से किया गया था, तो ये आपको बताना है। ये हो गया आपको करेक्ट आंसर इसका डी, जो कुप्रशासन के आधार पर ही किया गया था। कुप्रशासन के आधार पर किया गया था अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन 44 में दिया है कि बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। तो ये हो गया था आपको 1850 में। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश अवध का विलय कब हुआ था? तो ये आपको हो गया था ऑप्शन नंबर डी 1856 में हो गया था। कब हुआ था? 1856 में इसका विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कूट के हिसाब से इसको मिलाना है। पहला विलय का सिद्धांत जो है किस निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर। सतारा, जैतपुर, संभलपुर। सतारा, जैतपुर, संभलपुर इस क्रम में जैसे देखेंगे तो पहला आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रह रहा है यहाँ पे। तो पहले आ जाएगा सतारा, फिर आपको आ जाएगा बघाट, फिर आपको आ जाएगा उदयपुर और दूसरा नंबर का झांसी। तो इस तरह से क्रम इसका सही आंसर रहेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में। 47 में क्या कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला देख लेते हैं। 1849 में दिया गया है सतारा का विलय, 1848 में दिया गया पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में दिया झांसी का विलय। अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ये सी हो जाएगा। 1856 में अवध का विलय जो है ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति एवं क्रियान्वित की थी? तो विलय की नीति कौन किया गया था? तो ये क्या था? हेस्टिंग्स के द्वारा विलय की नीति क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो कुशासन के आधार पर किस शासक को हटा दिया गया था? तो वो अवध के शासक थे, इन्हीं को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में बताया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम के विचार कीजिए। तो उसमें क्रम के बारे में पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 1। पहले सतारा होगा, फिर संबलपुर होगा, उसके बाद फिर झांसी हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 में बताया जा रहा है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ये सतारा जो है पहला ही इसके नीति का शिकार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। तो जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रूज के बारे में पूछ रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था, जो ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर रहेगा। देख लेते हैं 1848 में लॉर्ड डलहौजी जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, जिसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में बताया जा रहा है अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। 54 में दिया गया ब्रिटिश सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो कब किया था? ये किया था 1843 में। 1843 में सिंध पर ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया था। 55 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी साहब ही थे जिन्होंने सिक्किम का विलय भारत में कराया था। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उसमें जेम्स ऑट्रम थे। कौन थे? जेम्स ऑट्रम साहब थे, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। बात कर रहे हैं 57 की। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन, सबको पता होगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही प्रथम रेलवे बिछाई गई थी और ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन 58 की। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल लाइन का जो है सो निर्माण किया गया था। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, जिसमें बताया गया है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये क्या गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। किसके द्वारा? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा भारत में प्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। अब बात कर लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 की। ब्रिटिश भारत राज्य में क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था तो डफरिन के समय ये हुआ था। कौन थे उसमें? तो लॉर्ड डफरिन के समय ही हुआ था। अब बात कर ले रहे हैं आपको इसके बारे में। तो 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अब बात कर लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 62 की। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1825 के बीच के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? ये लॉर्ड डलहौजी थे, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया जा रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस शासनकाल में क्रियान्वयन किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में ही किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 में बताया जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो ये किनके द्वारा सुनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही सुनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की। इसमें दिया गया है कि 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें जो 65 में निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने थे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बताया गया था, इलाहाबाद में सुनाया गया था। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो किसी तरह किया था? ये 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा से किया गया था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में बताया जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब? तो ये किया गया था आपको 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। बात कर ले रहे हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन 69 में दिया गया है आपको निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा का जो है इसको समाप्त किया गया था? तो दास प्रथा समाप्त करने की बात करें तो ये हो जाएगा लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में ही दास प्रथा को समाप्त किया गया था। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इतने सारे एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है। अब देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है आपको निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें करेक्ट की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्ती, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट मिलान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, जो कि सही है इसका करेक्ट आंसर। निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो इसमें पूछा किसका सुमेलन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। ये उच्चतम निष्क्रियता का जो मिलान किया गया है ये बिल्कुल
गलत किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें सही की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। लॉर्ड वेलेजरी सहायक संधि ये भी बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। और लॉर्ड डलहौजी जो व्यक्तिगत सिद्धांत का एकदम बिल्कुल करेक्ट मैच किया गया है। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 72 के। इसमें बताया गया अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जैसा कि ऊपर में दिया गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में बताया गया है जो निम्नांकित में से सही सम्मिलित नहीं है। निम्नांकित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था, तो इसका ये सही जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत पूछ रहा है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्ती से है, ये एकदम सही मिलान किया हुआ है। लॉर्ड वेलेजली जो है आपको सहायक संधि प्रणाली से एकदम सही मैच किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताया, ये एकदम बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। बात कर लेना है आपको बात करें क्वेश्चन नंबर 74 के। तो क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है पेशवा को कब समाप्त किया गया था। तो पेशवाई जो है ये इसको समाप्त कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1818 में इसको समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो क्वेश्चन नंबर 75 हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको दिया गया पहला ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि से बातचीत की थी। तो किसके बारे में बोल रहा है, 17-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो ये क्या गया था, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। जो क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है आपको निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें भी सम्मिलित करने के लिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला जो है इसका करेक्ट आंसर देखें तो सर जॉन सर जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इस तरह से हमारा सही आंसर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें सही मिलान की तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्ती से है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद लॉर्ड वेलेजरी सहायक संधि प्रणाली से एकदम सही मैच किया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी का चौथा लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध एकदम सही बात है ये। तो बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर सर जॉन सर जो है ये आपको आंग्ल नेपाल युद्ध से नहीं है। तो बात कर लें सर जॉन सर किससे आपको संबंधित हैं, तो ये देख लेते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया था, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील दूर तक पहुंच गई थी और 2 सितंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जैसे अंग्रेजों को सौंपे गए थे। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 77 नंबर। इसमें क्या बताया जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। तो इसमें सही सम्मिलित के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया गया है लॉर्ड वेलेजरी के काल में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है उसके बारे में देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। जो लॉर्ड लिटन है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये एकदम बिल्कुल सही नहीं है। बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो ये लॉर्ड डलहौजी एकदम सही है। अवध की विलीनीकरण किया गया था और लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, और जब किस ईस्वी में, तो 1885 में किया गया था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना इसके काल में ही हुआ था, ये करेक्ट हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की तो ये डी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था नहीं हुआ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में।
79 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था। तो ये जो जुड़े थे ना जॉन लॉरेंस, ये चतुराई पूर्ण निष्क्रियता से जुड़े थे, की नीति से जुड़े हुए थे। तो उसका क्वेश्चन का जो है 79 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में बताया जा रहा है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के काल में ही प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। 80 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं इसके व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो काल में जो 1869 से 72 के बीच में हुई थी, और उसके बाद 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में ही नियमित जनगणना 1881 से शुरुआत हुआ। तो शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, और नियमित जनगणना की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपको 1881 में। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 में बताया जा रहा है वह कौन व्यक्ति थे जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। तो वो थे आपको लॉर्ड मेयो, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी मेंशन किया गया था। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बताया जा रहा है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। जब वे भ्रमण कर रहे थे तो एक दंडाधिकारी अपराधी द्वारा की गई थी। तो ये जो थे लॉर्ड मेयो, जिनके काल में प्रथम जनगणना हुआ था, उन्हीं का जो है हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 83 की, तो 83 में दिया गया किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या जो है उसके कार्यकाल में ही की गई थी। 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। इसमें बताया जा रहा है अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था कौन। तो ये जो थे ये लिटन थे। ये लिटन साहब थे जिन्होंने अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 में अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो ये आपको लॉर्ड लिटन ही हो जाएगा, जो अगले क्वेश्चन का आंसर था। अब बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 86 की। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था। तो ये लॉर्ड कर्जन ही थे, जो सबसे दीर्घ काल तक भारत का वायसराय रहे थे। बात कर लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया, उससे पहले कुछ कार्यकाल देख लेते हैं जो यहाँ मेंशन है, अच्छा रहेगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा था, और इन्हीं के काल में बंगाल विभाजन भी किया गया था। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। बात करें लॉर्ड डफरिन की, तो 1884 से 1888 के बीच रहा, और इसका कार्यकाल 4 साल तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो ये 1910 से 1916 तक रहा था, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहा था। लॉर्ड मेयो, जिसके काल में प्रथम जनगणना हुआ था, जिसका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष तक रहा था, और ये 1869 से 1872 तक रहे थे। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में बताया जा रहा है भारत में स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो किनके द्वारा की थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं अब अगला क्वेश्चन 88 का। 88 में क्या बताया जा रहा है, तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो लॉर्ड रिपन ही रहेगा। स्थानीय स्वायत्त शासन की जब भी बात करेंगे तो सीधा लॉर्ड रिपन के बारे में करेक्ट आंसर लगा देंगे। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन 89 में क्या इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना। और इसका अगला ऑप्शन देख लेते हैं जो इधर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है। और यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाया गया अयोग्यताओं को हटाए जाना। या फिर ऑप्शन नंबर डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है
कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना ही इल्बर्ट बिल से संबंधित था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 में बताया जा रहा है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घटकों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। तो ये लॉर्ड रिपन के काल में ही फैक्ट्री अधिग्रहण का अधिनियम अभिग्रहण किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 में बताया जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। ये दो विचार कथन दिए गए हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने के लिए दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन का संगठित करने में सामग्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। केवल दो ही जो इसका कथन है वो सही होगा, केवल दो ही इसका सही होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए अग्रगामी रहे थे। बात कर ले रहे हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपको क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्थानीय स्वैच्छ शासन का जनक माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन मतलब लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का डी सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है उसको हमको मिलान करना है। तो स्थानीय स्वशासन जो लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था ये गलत है, ये आप ऊपर ही पढ़े हैं, और लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। बात करें ये सही में तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली एकदम सही है। राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी एकदम सही है। और अस्थायी बंदोबस्त का जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये भी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 93 का वो हो जाएगा ए। जो स्थानीय शासन लॉर्ड लिटन सही नहीं है, तो नहीं का पूछा जा रहा तो ये सही रह जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। क्वेश्चन नंबर 94 में मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ये देख लेते हैं मिलान कैसे किया जाए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया जाए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो पहला दिया हुआ है गवर्नर का नाम, दूसरा दिया है उसके द्वारा किए गए कार्य। तो कर्जन के बारे में सबको पता है, इन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। बात कर रहे हैं क्लाइव और बेंटिक और चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को भी पता होगा, ये प्रेस का प्रतिबंध हटाना या प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलियम बेंटिक है और क्लाइव है। क्लाइव को आप लोग जानते होंगे, ये बंगाल में दोहरा शासन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सी मिल जाएगा और बच जा रहा है आपको बेंटिक, जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए ऑटोमेटिक चले जाएगा। तो अगर इसका मिलान देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसके कूट के हिसाब से आप मिला लेंगे तो ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये ए, डी, बी और सी, इस तरह से इसका आंसर ये मिल जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं अगला क्वेश्चन का, जो आपको है 96 नंबर का। 96 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटनाओं से सुमेलित हैं। तो सुमेलित पूछा जा रहा है इसमें, तो देख लेते हैं कौन सुमेलित है। इसमें दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो यह करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विलय, ये एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। इसमें दिया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो किसकी स्थापना, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। इसी काल में बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, जिसमें बताया जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड कर्जन के काल में। एकदम वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड किया जा रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो ये इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की बात करें तो ये आपको विभाजित क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर स्टार में प्रतिपादित किया गया है। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ देख रहे हैं क्या दिया गया है। 100 में है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट
क्या दिया गया है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। कौन सा? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लॉर्ड कर्जन है। अब बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 101 में जो दिया गया यहाँ पे से बताया जा रहा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये किया गया था जी के गोखले के द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन अपने वायसराय कार्यकाल का जो है 18 जनवरी 1905 तक भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ही ने ही कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से ही की थी। अब बात कर लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 102 की इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। इसमें बताया जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो अपने वायसराय के ऊपर विचार करना है। तो इसमें देख लेते हैं आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और उसके हिसाब से इसके कालानुक्रम सजाना भी है। तो पहला लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड हार्डिंग है, तीसरा लॉर्ड चैम्सफोर्ड है और चौथा लॉर्ड इरविन है। बात करें तो इसे क्रम की, तो क्रम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एकदम क्रम से ही सजाया गया है। पहला 1 2 3 4 सही हिसाब से ही इसको अरेंज किया गया है। अब इसके कार्यकाल के बारे में बात कर लें तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 18 जनवरी 1905 तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा था और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा था। इसका ये कार्यकाल इस तरह से दिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। इसमें बताया जा रहा है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दो कथन दिया गया है, दोनों कथन को देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो ये दोनों कथन जो इसमें से सही हैं और पहला भी और दूसरा दोनों कथन सही है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। तो 105 में बताया जा रहा है कि फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा और लॉर्ड वेलेजरी द्वारा। विवादास्पद क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों में दिखाया गया है। इसका व्याख्या से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फूट डालो राज करो की रणनीति जो है लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। तो यहाँ दो आ जाते हैं, कौन कौन? लॉर्ड कर्जन और मिंटो दोनों के द्वारा। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति की ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। बंग भंग उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था। अब बात कर ले रहे हैं इसके बाद जो है जैसा दावा किया गया था कि बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना ही इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो इसमें क्या? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह किसने कहा था? तो ये जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीटेड किया गया है और पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो कहा गया था आपको लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही कहा गया था, जो कांग्रेस मरणशील अवस्था में है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे भारत में रहते देख सकूं इसका कैसे मृत्यु हो रहा है। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको 107 की। इसमें क्या बताया जा रहा है
इसमें देखिए बताया गया है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये लॉर्ड मिंटो साहब जो थे, मॉडल ऑफ मिंटो सुधार भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। इन्हीं का जो था ये दिमाग लगाया गया था कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था ताकि मुसलमान को कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। जब भी यहूदी वायसराय के बारे में पूछेगा तो आपको देखना यहूदी वायसराय जो हो लॉर्ड रीडिंग, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर रहेगा, लॉर्ड रीडिंग। तो कौन रहे थे ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे, कौन, लॉर्ड रीडिंग। ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 109 की। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया गया है आपको कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन, ये एकदम बिल्कुल सही नहीं है। पता है प्रेस वाला काम से करना, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें सही मिलान की तो पिट्स इंडिया एक्ट जो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा था, और इल्बर्ट बिल जो था वो रिपन के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था, रिपन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था कर्जन कार्यकाल में। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। तो 110 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी कौन सा देख रहा है, तो क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 110 का जो डी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन का, यहाँ भी नहीं होगा, वो सेम क्वेश्चन रहेगा यहाँ भी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। इसमें बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 112 में क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया सही जोड़े बनाएं तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो पहले अपने को जोड़ा बनाना है, उसके बाद कूट से सही उत्तर चुनना है। पहला देख रहा चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप दिया गया है। दूसरा बंगाल का विभाजन दिया गया है, ये तो फेमस आपको पता ही होगा, बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल में दोहरा शासन और सामाजिक सुधार, तो ये इस तरह से दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर पहले आप यहाँ कूट में देख लीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कौन सा है, 3, 1, 2, 4, इस तरह से दिया गया है आपको करेक्ट आंसर। तो आप इसे मिला लीजिए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या के तौर पे। तो सही समय चूक और हरा सिद्धांत हड़प की नीति है वो डलहौजी के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा दिया गया था, एकदम करेक्ट आंसर है। और दूसरा बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। सामाजिक सुधार की बात करें तो ये बेंटिक के द्वारा किया गया था। इस तरह से ये चारों सही मैच किया गया है। आप देख लीजिए करेक्ट आंसर इसका यही रहेगा। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 113 की, तो इसमें भी दो दिया गया है, इसको मिलान करने की बात किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग 1773 के अधीन था, या दूसरा दिया गया है भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन था, या तीसरा दिया गया है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन था, या चौथा गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन था। अब सूची 2 की बात कर ले रहे हैं। तो पहला दिया गया यहाँ पे सूची दूसरा में यहाँ पे है कि आर्कीबाइल्ड पर्सिवल वेवेल बाइकाउंट और अल्स वेवेल था। ये दूसरा दिया गया है जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्सिस्ट था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस्ट था। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है गिलबर्ट और जॉन इलियट मोरे कनीमाइंड और मिंटो अर्ल था। या ऑप्शन नंबर 5 है लुई माउंटबेटन बर्मा अर्ल माउंटबेटन था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम कूट के हिसाब से मिलाएं तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात कर लें इसका व्याख्या की तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1777 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी। यद्यपि विकल्प में वारन हेस्टिंग्स नहीं है तो इसका उत्तरवर्ती कार्नवालिस कालानुक्रम उत्तर सही होगा। बात कर लें इस प्रकार प्रश्न अनुसार जो है 1833 का एक्ट जो है डलहौजी की नियुक्ति हुआ था। 1858 एक्ट के तहत मिंटो की नियुक्ति हुआ था और 1935 एक्ट के द्वारा जो है आपको वेवेल की नियुक्ति किया गया था। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या बताया गया है तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनको कलानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कलानुसार व्यवस्थित करने के लिए पहला ऑप्शन दिया है सिक्किम का विलय, दूसरा है झांसी का विलय, तीसरा है पंजाब का विलय, चौथा है बर्मा का विलय। अब इनके कूट के अनुसार इसको अगर हम मैचिंग करते हैं तो ये कूट इसका इस तरह से दिया गया है कि पहला है कूट में 1, 2, 3 और 4, चौथा दिया 3, 1, 4, 2 और तीसरा दिया गया सी में 2, 4, 1, 3 और डी में दिया गया है इसका 1, 3, 2, 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पहले 1, 3, 2 और 4 होगा। अब इसका देखते हैं किस तरह से मिलान किया गया है। तो दिया गया कि सिक्किम का विलय जो है 1817 में किया गया था और पंजाब का विलय जो है 1849 में किया गया था और झांसी का विलय 1853 में किया गया था और बर्मा का विलय जो है 1886 में किया गया था। अब इसमें ध्यान देनी बात है, धातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। उसके साथ ही फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न उत्तर में विकल्प डी सर्वाधिक तर्कसंगत सही उत्तर है। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। 116 में बताया जा रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। भाई और ये ऑप्शन क्यों होगा तो इसका व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफ़ी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने की लगी थी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने को साक्ष्य मिलते रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूरे 116 क्वेश्चन गवर्नर जनरल से रिलेटेड दिया गया है, जो ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो है पुनरावलोकन समान अध्ययन जो भारतीय इतिहास के द्वारा 2021 का नोट दिया गया है उससे लिया गया है। उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा और अब जहां आपको परेशानी होती है वहां आप इसके व्याख्या को देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होगा और इस चैनल को लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।